और झरना हर था नहीं होता। हमें जितनी देर तक बेसिक चीज़ को नहीं समझते उतनी देर तक ये जो सोशल चेंज की मुहिम है इसको हम मंजिले मकसूद तक नहीं ले जा सकते, क्योंकि हम नदी बनकर समुद्र तक जाना चाहते हैं। वो भले लोग को बेशक सारे नदियां आ जाए, नदी में पानी कहाँ से आना है? पानी तो झरने से निकलना है। झरना अपने आप समुद्र तक नहीं जाता, अपने आप झरने मिलकर अपना पानी नदी को देते हैं और नदी फिर वो पानी अपने साथ लेकर समुद्र के साथ जाकर मिलती है। अभी हम सोशल चेंज के द्वारा भारत देश में रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं। रेवोल्यूशन लाने के लिए पहले जो होमवर्क करना है उसकी तो हमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि मैं इस करके ही 5-7-10 मिनट में अपनी बात हमेशा ख़त्म करता हूँ, क्योंकि जो हमारे जोशीले भाषण वाले लोग हैं उनका हम भाषण बहुत प्रेम से सुनते हैं। देखो ना, अभी हमारे साथ 2 वक्ता बोलकर गए। एक वक्ता 35 मिनट बोला, दूसरा वक्ता 40 मिनट बोला, और हम बहुत इतिहास से उनको सुनते रहे। जो उन्होंने कहा है वो बात हमने फील्ड तक ले जानी है। इसके लिए क्या हम तैयार हुए? क्योंकि जो हमारा काम है वो है, जो मैसेज हमारे पास मिलता है वो मैसेज हम फील्ड तक लेकर जाएं, और वो मैसेज तो यहीं रह जाता है। यहीं सिर्फ वो तालियां लगाकर और उसके साथ हाँ भाई वाह भाई वाह कर कर वो यहीं रह जाता है। हमारी जिम्मेदारी है कि ये जो संदेशा इधर हमें मिला है उसको हम समाज तक लेकर जाएं। लेकिन समाज तक ले जाने के लिए हमें अपना समय और अपना साधन लगाने पड़ते हैं। जितनी देर तक हम अपना समय और साधन समाज के लिए लगाने के लिए तैयार नहीं होते उतनी देर तक ये समाज परिवर्तन का कार्य नहीं हो सकता। इसलिए एक सूझवान, निर्छल और समर्थ व्यक्ति जिसने बनना है उसके लिए 5 मेन कार्य हैं, और उन कार्यों को किए बगैर हम सोशल रेवोल्यूशन नहीं ला सकते। पहला काम है कि व्यक्ति की खुद के साथ मुलाकात होनी बहुत जरूरी है। हम बाहर देखते हैं लेकिन देखना हमने अंदर है, लेकिन अंदर अंधेरा है और अंधेरे में कुछ दिखता नहीं है। हमारी जरूरत अंधेरे में देखने की है, लेकिन हमें आदत पड़ी हुई है जहां रोशनी है वहां ही देखना है। इसलिए एक सूझवान जो व्यक्ति है उसकी पहली जिम्मेवारी होती है
इस जानने की, इस जानकारी की कि मैं कौन हूं, पहले हमने ये देखना है कि मैं कौन हूं। जो काम मैं करना चाहता, देखना चाहता हूं, क्या वो करने के लिए मैं तैयार हूं, या दूसरे वो करते रहें और मैं जाकर फिर उधर जाकर वो ठप्पा लगा दूं कि ये मैंने किया है। इससे वो काम नहीं होना। और दूसरी चीज है कि व्यक्ति को बाहरी जीवन प्रति क्रांतिकारी बना देना, ये समझा देना कि मैं खुद बदलकर ही वातावरण को बदल सकता हूं। हम वातावरण को बदलना चाहते हैं, लोग ऐसा करें। क्या मैंने अपने खुद को बदल लिया और खुद को बदलकर जो वातावरण में लाना चाहता हूं, क्या मैं उस वातावरण में पहुंच गया? जितनी देर तक जो परिवर्तन मैं दूसरों में लाना चाहता हूं, वो परिवर्तन अपने में लाकर नमूना बनकर लोगों को नहीं दिखाता, उतनी देर तक भाषणबाजी से बात बनने वाली नहीं है। मैं ये 1981 की बात आपको बताता हूं कि जब बांजो कांशीराम जिन्होंने ये कार्य चालू किया था मॉडर्न जमाने में, तो वो कहते हैं हम देश भर में साइकिल मार्च चलाना है। साइकिल मार्च चलाने के लिए हमने जलंधर से कश्मीर में जम्मू तक साइकिल मार्च का प्रोग्राम बनाया और उस प्रोग्राम में कुछ नौजवान बच्चे 100-150 उधर से इकट्ठे किए, उनको साइकिल दिया, साइकिल पर चल रहे हैं। और कांशीराम जी के पास तो कार थी, बाकी तो सब साइकिलों पर चल रहे थे। और हम पठानकोट नाइट स्टे करने के बाद जम्मू के लिए चले। जम्मू का डिस्टेंस पठानकोट से लगभग 93 किलोमीटर है और चढ़ाई है ऊपर को, हिली एरिया है, पठानकोट से ऊपर आ जाता। अभी जथा लेकर मैं चल रहा पठानकोट से, तो एवरेज जो साइकिल की स्पीड होती है वो 12-13 किलोमीटर चलती है 1 घंटे की। अभी पठानकोट से वो 93 किलोमीटर जो है, अगर नॉर्मल प्लेन एरिया है तब भी उसके लिए 10 घंटे लगने चाहिए थे। अभी उधर से लेकर साइकिल मार्च वाले आए नहीं, हम चल रहे हैं, चलते जा रहे हैं और सिर्फ एक दफा खाना खाकर रास्ते में हम वहां आगे बढ़े। तो उधर से कांशीराम जी देखने आ गए कि आए क्यों नहीं अभी तक। जम्मू से वो आ रहे हैं और मेरे को जब वो मिला, जब जरा जो हमारा साइकिल का बैत और साइकिल उनके जथे के साथ ही थे, साथ ही था, साइकिल के साथ ही मैं भी जा रहा था, तो उनको लाइन अप कर रहा था मैं। इतनी देर तक कांशीराम जी आ गए आगे से। वो कुछ लड़के थोड़े शरारती भी होते हैं, वो एक दूसरे के साथ थोड़ा शरारत कर रहे थे
तो कांशीराम जी ने उनको डांटा, ये क्या कर रहे हैं। तो वो लड़के जो थे, बच्चे जो 15-16 साल के बच्चे, 17-18 साल के बच्चे थे, वो कहते कांशीराम को, कहते आप तो ऐसे डांट रहा जैसे कांशीराम होता है। और वो बच्चे कांशीराम जिंदाबाद, कांशीराम जिंदाबाद ला के नारे लगा रहे हैं। और जब कांशीराम उनको कह रहा है कि आप ये शरारत क्यों करते हैं, वो उसको कहते हैं आप तो ऐसे डांटता जैसे कांशीराम होता है। उन्होंने तो कांशीराम को देखा नहीं था। तो कांशीराम मेरे को कह रहा, तेजिंदर सिंह इनको बताओ मैं कौन हूं। क्योंकि जब फील्ड में चलना होता है तो हालात कुछ और होते हैं, जब स्टेज पर भाषण देना होता है उस समय हालात कुछ और होते हैं। क्योंकि जब हम फील्ड में जाकर काम करते हैं तब पता लगता है कि कैसे सोशल रेवोल्यूशन आता है। और जिन लोगों ने वो काम किया है वो लोग ही राइट ढंग से आपको बता सकते हैं कि ये जो कारवां है ये कहाँ से चला था और आज कहाँ पहुंचा हुआ है। क्योंकि आज हमें भी लोग ऐसा सोचते हैं, बहुत लोग बताते हैं, कहते हैं कि इतनी देर हो गई। ये पैगाम नाम की संस्था जो है ये 2008 में बनाई थी। 2008 में पैगाम बनाकर ये आज 24 हो गया। इसका मतलब 16 साल हो गए। पैगाम के माध्यम से हम देश भर में लगे हुए हैं लोगों को जगाने के लिए। कहाँ पहुंचा पैगाम का सिस्टम, पैगाम के माध्यम से हम कहाँ गए, कहाँ तक पहुंच चुके हैं, ये जो तेजिंदर सिंह के साथ लोग लगे हुए हैं केवल वो ही जान सकते हैं। क्योंकि किन किन मुश्किलों के साथ उनको फील्ड में जाकर काम करना पड़ा और आज भी लगे हुए हैं। और आज वो देख रहे हैं कि जो बात बताई थी, जो जिस ढंग से आगे बढ़ना था उस ढंग से बढ़ने से हमने क्या क्या गलतियां करी, वो गलतियां अब आगे ना हो उसके लिए हम बहुत संभल कर काम कर रहे हैं। इसलिए हमने ये देखना है कि झरने के माध्यम से पानी जो है वो कुछ ही लोगों को लाभ पहुंचा सकता है। और जब अनेका छोटे छोटे झरने मिलकर एक नदी बन जाती है और वो नदी हजारों मीलों तक गांवों को, शहरों को, कस्बों को और लाभ पहुंचाती हुई अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। इसलिए हम एक ऐसी कंटिन्यू चलने वाली नदी तैयार कर रहे हैं, जो नदी, उस नदिया में जो व्यक्ति भी आगे बढ़ेगा वो व्यक्ति अपनी मंजिल तक जा सकेगा। क्योंकि मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लेना चाहता, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो केवल वो जो कड़क पड़क भाषणबाजी ही सुनना चाहते हैं। क्योंकि मेरी जो भाषणबाजी है वो कड़के दड़के वाली नहीं होती, वो उसको सुनने के लिए तो बहुत ज़्यादा पेशेंस रखनी पड़ती है। और पेशेंस के साथ ही हम वो महान कार्य कर सकते हैं जो कार्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और महात्मा फूले ने हमें करने के लिए दिया है। और इसलिए
आपने और बहुत देर इधर बैठना है, बहुत लोगों की बात सुननी है। बात आप सुनो, लेकिन अगर हकीकत की बात सुननी है तो फिर पेशेंस के साथ एक दिन के लिए आराम से बैठो और सुनते रहो और सुनने के लिए अपनी कैपेसिटी बढ़ाओ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद झल्ली साहब जी आपका। मुझे उम्मीद है कि हमारे सभी साथियों ने उन्हें सुना होगा। आपने बिल्कुल सही कहा सर हमें कि हमें एक वक्ता ही नहीं, एक अच्छे श्रोता भी बनना है और हमें अपनी बात को धैर्यपूर्वक रखनी है और उतना ही जितना कि सुनना है उतना ही हमें धैर्य